नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। देश भर में चुनाव की गर्मी बढ़ने लगी है। अगले 5 दिनों में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, ये तय मानिए। पर्चे भरे जाने लगेंगे और बाकायदा चुनावी रैलियां शुरू हो जाएंगी। पार्टियों का जनसंपर्क अभियान पहले से ही शुरू है। जब भी लोकसभा चुनाव की बात होती है तो सबसे पहले जहन में उत्तर प्रदेश आता है। सर्वे बता रहे हैं कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भगवा छाने वाला है। हमने भी ऐसा सर्वे किया, आपको दिखाया। लेकिन कैसे, कहां, कितना, यह हम आज आपको बताएंगे। यूपी की 80 सीटों का ओपिनियन पोल, जातिगत वोटों का रुझान कुछ ही देर में आपके सामने खुलने वाला है। अखिलेश यादव पीडीए कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन MY समीकरण को ही श्योर शॉट मानकर चलते हैं। मतलब कहीं पीडीए लेकिन मुस्लिम यादव, उनको लगता है कि यही भर है जो कि पक्का है। MY का यह समीकरण क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बच रहा है या यह भी टूट रहा है? मायावती का गैर जाटव दलित वोट तो पहले ही टूट गया था। क्या इस चुनाव में उनका अपना सबसे भरोसेमंद जाटव वोटर भी हिल रहा है? गैर यादव पिछड़ा योगी से जुड़ रहा है या बिछुड़ रहा है? जातिगत समीकरण बदलने का किन किन सीटों पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। यूपी की 80 सीटों को हम डिकोड करेंगे और हमारा लेंस होगा जाति। और अगर कोई नेता वगैरह सब कहते हैं भी जाति की बात मत करो, तो सब जाति की ही बात करते हैं। और अगर यूपी का इलेक्शन करना है या पढ़ना है तो जाति की बात से ही शुरू करना पड़ेगा। वही आज हम करने जा रहे हैं अपने ओपिनियन पोल के इस बहुत खास हिस्से में। और मैं मेहमानों से आपको मिलवा देना चाहता हूं। सबसे पहले भावेश झा हमारे साथ हैं, CNX के हमारे साथी, जिन्होंने ये सर्वे भी किया इंडिया टीवी के लिए। और हमने कुछ दिनों पहले यूपी के सर्वे से ही शुरुआत की थी, जब हमने देश का ओपिनियन पोल आपको दिखाना शुरू किया। और यूपी में हमारे सर्वे में तब यह आया था कि 80 में से 78 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है अगर आज चुनाव हो जाए तो। अब जो आज डेटा भावेश हमको दे रहे हैं, इसके चश्मे से कैसा दिखता है वो यूपी की 80 सीटों का रंग, और उसमें क्या 78 के बाद भी कुछ प्लस हो सकता है या कुछ माइनस होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। भावेश, स्वागत है आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहिए उनको, यूपी का इंसाइक्लोपीडिया कहिए उनको। यूपी उनकी कर्म भूमि है, यूपी के हर नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं शांतनु। बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में शांतनु। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। और विजय त्रिवेदी जी, देश के जाने माने पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। विजय जी आपका बहुत स्वागत है। तो अब मैं आपके सामने शुरुआत जो करने जा रहा हूं उस वोट के साथ करने जा रहा हूं जिसके बगैर अखिलेश यादव की पार्टी कुछ नहीं, और वो वोट मिलेगा ये मानकर वो हर चुनाव शुरू करते हैं कि यहां से हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब वो जितना भी हो, 10% हो, 12% हो, हम बात कर रहे हैं यूपी के यादव वोटर की। सब जानते हैं अखिलेश यादव की पार्टी के ऊपर जातिगत राजनीति करने के इल्जाम भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया नारा दिया है, PDA। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि यूपी में इस वक्त जो यादव वोटर है उसके मन में क्या चल रहा है। आपके सामने आंकड़े जो आने जा रहे हैं ये थोड़े हैरान भी कर सकते हैं आपको। ये हमको बताता है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में यादव वोट भी टूटेगा। जब लोकसभा चुनाव के लिए मोदी वोट मांगने निकलेंगे तो 23% तक ये वोट जो है वो उनको मिल सकता है। यूपी का यादव वोट 23% तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। 69%, 79% ये इंडिया गठबंधन के या अखिलेश यादव के साथ जाता हुआ हमको दिखाई देता है। 3% बसपा के साथ, अन्य उम्मीदवारों को या दलों को 5% वोट जा सकता है। मोटे तौर पर यह बट रहा है। एनडीए के पास यानी बीजेपी के पास 23% यादव वोट जा रहा है। 69% ये इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस, अखिलेश यादव, उनकी ओर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए पीछे मेरी स्क्रीन पर आप इस आंकड़े को और क्लियरली देख पाएंगे। अब यूपी का यादव वोट जितना टूट रहा है, अखिलेश यादव की उम्मीद होती कि ये इससे ज्यादा 69% से भी ज्यादा उनको मिलता, लेकिन ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी का इलेक्शन है और इसमें वो जो यादव वोट जो शायद असेंबली के इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में अखिलेश के साथ जाता, उसका कुछ मन बदलता है और वो नरेंद्र मोदी की ओर आकर्षित होता है। तो इसलिए ये आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, 23%। अब ये 23% यादव वोट अगर मोदी के इलेक्शन में यूपी में टूट रहा है तो कितनी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी को निकालने में आसानी हो सकती है इस यादव वोट की बदौलत? तो वो हम आपको बताएंगे। इसमें से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हमने आइडेंटिफाई की जिन पर हमको बात करनी चाहिए, और उसमें खासकर वो सीटें हैं जो अखिलेश यादव अनाउंस भी कर चुके हैं और उनमें से चुनिंदा सीटें अपने परिवार को वो या तो दे चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं, या आने वाले वक्त में बांटेंगे। जैसे इसमें बदायूं की सीट है, बदायूं की सीट से शिवपाल यादव टिकट उनको मिल चुका है और ये वो सारी सीटें आ गई हैं, बदायूं, कन्नौज, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, कुशीनगर, बांदा। इस पूरे बेल्ट में यादव वोट जो है प्रोमिनेंट वोट है।
मैंने बदायूं से क्यों शुरुआत की, क्योंकि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को यहां से टिकट दिया गया। पहले अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, उन्होंने टिकट बदला और यहां से अब शिवपाल यादव को वो लड़ा रहे हैं। बदायूं में इसका प्रभाव पड़ेगा। कन्नौज की सीट, कन्नौज से डिंपल यादव भी चुनाव लड़ चुकी हैं, अखिलेश यादव भी कन्नौज के माने जाते हैं, यहां से सांसद हैं डिंपल, और अखिलेश यादव के होने के बावजूद कन्नौज में यादव वोटर हिल रहा है। सोचिए जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का। ऐसे गाजीपुर की बात करते हैं, वैसे तो ये सीट मायावती की पार्टी के पास है, उनके अफजाल अंसारी सांसद थे, अब वो सपा में आ गए, लेकिन यहां पर भी यादव वोट इंपॉर्टेंट है और यहां पर भी इसका असर पड़ेगा अगर यादव वोट टूटेगा तो। फर्रुखाबाद वो सीट है जहां कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते थे पूर्व में, वो चाह रहे थे कि हमको मिल जाए, लेकिन ये सीट अभी समाजवादी पार्टी के पास ही है। ऐसे ही फिरोजाबाद की सीट जो है, फिरोजाबाद की सीट से जो अखिलेश यादव के दूसरे भाई हैं अक्षय यादव, वो यहां से, या उनके भतीजे, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके भाई रामगोपाल यादव के बेटे। तो फिरोजाबाद की सीट पर भी यादव वोट हिलने का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी को यहां पर मदद मिल सकती है। ऐसी कुशीनगर बांधा में हर्षवर्धन जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पहले तो ये 23% यादव वोट हमने कहा कि बिखरेगा और बीजेपी के पास जाएगा, आपको लगता है ये आंकड़ा जो है भावेश का कहीं ना कहीं असलियत के आसपास है या इससे ज्यादा भी टूट सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक मुझे लगता है कि भावेश जी ने उस सीट को क्यों छोड़ा है या आगे लेंगे तब ठीक है, इसमें गाजीपुर से ज्यादा आजमगढ़ को जोड़ना चाहिए। अगर यादव मतदाताओं की बात कर रहे हैं तो गाजीपुर नहीं, उसकी जगह रिप्लेस करके आजमगढ़ डालिए, वहां पर ज्यादा असर। हम आजमगढ़ की भी बात कर लेते हैं। तो एक तो ये, दूसरा एक मैं अपना अनुभव सुनाता हूं और पहले भी इंडिया टीवी पर चूंकि नियमित तौर पर हम बात करते रहते हैं पॉलिटिकल किस्सों की, तो मैं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। 19 में यादव मतदाता नरेंद्र मोदी के साथ चला गया, बहुत बड़ी संख्या में वो गया। फूलपुर विधानसभा में बाकायदा एक जो बाजार है वहां की फूलपुर की, वहां एक मौलाना ने कहा कि भैया ऐसे में तो चला गए मोदी के साथ, हम तो खड़ा रहे। तो इनके बात बताओ, यानी यादव तो चले गए थे। अब आप 19 से आगे जरा आइए, 19 के बाद क्या क्या हुआ है और 22 के बाद क्या क्या हुआ है। मैं आपको एक तथ्य के तौर पर बताता हूं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बीजेपी के प्रवक्ता भले कहें कि यादव मुस्लिम, लेकिन यादवों के खिलाफ किसी तरह की कोई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं हो। गोरखपुर से गाजियाबाद तक यह तय किया गया है, कहीं कोई प्रमुख जगह पर रहा तो उसको हटाया नहीं गया है। और अब इन दोनों चीज के साथ, यानी 19 के मोदी और 22 के योगी के साथ जुड़ते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और साफ साफ दिख रहा है कि जैसे गिरीश यादव जैसे नेता हैं जो इस सरकार में मंत्री हैं, वो दिखता है कि अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको प्रतिनिधित्व दे रही। मुझे लगता है कि यह आंकड़ा बढ़ ही सकता है, घटने वाला नहीं। अरे एक लोगों को समझने के लिए आसानी होगी, फर्ज करिए ये विधानसभा का चुनाव होता, भावेश, ये अगर विधानसभा के चुनाव की हम बात कर रहे होते तो कितना परसेंट यादव वोट छिटकता समाजवादी पार्टी से, जो आप लोकसभा के इलेक्शन में 23% कह रहे हैं कि यादव वोट आएगा बीजेपी की तरफ, फॉर एग्जाम्पल, मतलब समझने के लिए। पहले तो हर्षवर्धन जी की बातों का जवाब दे दी कि उन्होंने कहा आजमगढ़ को क्यों नहीं शामिल किया। देखिए, आजमगढ़ और मैनपुरी हमने पहले ही बताया कि वो सपा वहाँ से इजीली जीते थी। इसमें हमने वही सीटें आइडेंटिफाई किया जिस पर यादव या और जो वोट जो कंसोलिडेट कहा जाता है कि अपोजिशन के साथ है, उनके टूटने के वजह से बीजेपी जीत रही। जैसे कि आपको याद होगा, हमने बताया था 78 सीटें बीजेपी अलायंस जीत रही है। तो उन दोनों सीटों को छोड़ के हमने बात की, इसलिए आजमगढ़ और मैनपुरी इस लिस्ट में नहीं है। अब आपकी बातें देखिए, जब विधानसभा चुनाव होती है तो विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव का एक कॉन्सोलिडेटेड वोट जो पिछले 2022 में भी या 2017 में भी देखिए, यादव वोट का एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी को वहां मिलता है जहां पे अखिलेश यादव की अपनी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता। जैसे 2017 में उनका कांग्रेस के साथ अलायंस था, तो उन सीटों पे आप यदि सीट वाइज यदि डिटेल में यदि एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे बीजेपी ने उन यादव वोट में सेंस लगाया है। 2022 में भी जब इनका अलायंस छोटी छोटी पार्टियों के साथ था, खासकर आप उधर जो ईस्ट यूपी में आप जाके देखें तो वहां पे पूर्वांचल में आप जाके देखें तो वहां भी आप देखेंगे तो यादवों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया है। परसेंटेज में उसको निकाले यदि देखें, जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को यादव वोट 69% मिलेगा, मैं पूछ रहा हूं अगर ये मुख्यमंत्री का चुनाव होता तो ये कितना परसेंट तक जाता है? देखिए, कमोबेश ये इतना ही रहता है, क्योंकि देखिए असेंबली चुनाव में आप देखेंगे दो बार से अखिलेश यादव के पास, 2 बार से, या लोकसभा को भी आप 2019 में जोड़ ले तो अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी के साथ अलायंस में रहे हैं, एक बड़ी अलायंस के साथ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ अलायंस में है, बट कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं दे पा रही। तो इसके वजह से आप देखेंगे यादव टूटा जरूर है, लेकिन वहाँ पे
मतलब बहुत ज्यादा जगह नहीं टूटा, लेकिन बीजेपी को फायदा तब भी है क्योंकि बीजेपी को जहां सबसे ज्यादा जरूरत है यादवों का, वहां पे बीजेपी को फायदा हो रहा है। बस मसलन जिस सीटों की हमने बात किया, बीजेपी इन सीटों में वो यादव वोट जो बीजेपी को मिल रहा है वो क्रूशल है, आप कह रहे हैं? क्रूशल, एग्जैक्टली। जैसे आपने बांदा की बात की, उसमें बिना यादव के सपोर्ट के बीजेपी जीत नहीं सकती थी। वहां पे कन्नौज में बिना यादव के सपोर्ट के बीजेपी नहीं निकाल सकती। तो इन सीटों पे जो हिंदुत्व का, जो राम मंदिर का जो लहर है, खासकर जो रूरल में, उसके वजह से बीजेपी को एक अच्छा खासा फायदा दिख रहा है। शांतनु, लेकिन अगर बदायूं में, कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, फिरोजाबाद में, मतलब मुलायम सिंह यादव के परिवार का जो उनके घर हैं, मैं गढ़ भी शब्द इस्तेमाल करूंगा, घर शब्द इस्तेमाल करूंगा, वहां पर भी यादव वोट अगर टूट रहा है तो क्या बताता है? देखिए सौरभ, मेरे ख्याल से कोई भी वोटर दो तरह से वोट करता है। पहले तो अपनी पहचान के लिए वोट करता है, पहचान मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, मैं महिला हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। और दूसरा वो करता है मुझे सरकार से मिला क्या है, इस 5 साल में, इस 10 साल में सरकार से मिला क्या है। और मेरे ख्याल से अगर सरकार से उसे ठीक मिला है, उसे लगता है कि मेरा सड़क, मेरा टॉयलेट, मेरा घर, मेरा अनाज, मेरा डीबीटी हो रहा है, तो उसकी कास्ट की आइडेंटिटी ब्लर होती है, जो हम अर्बन एरियाज़ में देखते भी हैं। अर्बन एरियाज़ में आपको कास्ट की जो पहचान है वो ब्लर होती दिखती है। तो इन जगहों में जहाँ पे जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में काम अच्छा हुआ है, भारत में काम अच्छा हुआ है, तो ये कास्ट की समीकरण पिघल रही हैं। और जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि अगर आप प्रतिनिधित्व भी दे देते हैं, इसके ऊपर से आप रिप्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, आप उनको मंत्री बनाते हैं, आप उनको जिलाध्यक्ष बनाते हैं, ऐसा लगता है कि यादवों के खिलाफ कोई ऐसा अलग से कोई अतिरिक्त बुरा विचार नहीं हो रहा है। जैसे पहले होता था कि अगर मायावती की सरकार आ गई तो एक खास तबके के खिलाफ काम होता था, अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो एक खास तबके के खिलाफ काम होता था। ऐसा नहीं दिखता है, तो उसे रिप्रेजेंटेशन भी दिखता है, प्रतिनिधित्व भी दिखता है, और वो एक लाभार्थी की तरह भी वोट करता है। तो ये बाहर आता दिखेगा। बल्कि ये क्या, अगर आप देखेंगे तो और सीटों में भी आपको जो यादव वोट है, हम ये तो बोलते ही थे कि गैर यादव जो ओबीसी वोट है वो भाजपा की तरफ आ रहा है, या जो गैर जाटव दलित वोट है वो भाजपा की तरफ आ रहा है। लेकिन इस बार आपको जाटव भी, मैं जाटव पर आता हूं, आप कह रहे हैं कि इस सरकार में हर जातीय वर्ग जो है उसको ना अपीसमेंट दिख रहा है ना पनिशमेंट दिख रहा है, क्योंकि वो अपने आप को लाभार्थी के देख रहा है, क्योंकि उसका जीवन सच में बदला है पिछले 10 साल। ठीक है, नहीं, लेकिन यादव वाले मैं लाभार्थी वाला हिस्सा कतई नहीं मानता हूं। वहां एक चीज है जो अभी शांतनु भी कह रहे हैं कि दुर्भावना नहीं है। आमतौर पे होता क्या था कि बहुत साफ साफ लाइन खिंची हुई थी, यहां दुर्भावना नहीं है, तो उनको लगता है, और एक बड़ा वर्ग है जिसको लग रहा है कि भाई ये बड़े काम तो हो रहे हैं ना। लाभार्थी क्यों नहीं होगा? नहीं, लाभार्थी चलेगी तो यादव को भी तो मिलेगी। लेकिन यादव लाभार्थी के तौर पर नहीं आ रहा है, ये बात हमें बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश में समझ लेनी चाहिए। जो आ रहा है वो हिंदुत्व के नाम पर आ रहा है, बड़े जिसको कहते हैं लार्जर पिक्चर में फिट हो रहा है, लाभार्थी के तौर पर वो नहीं फिट होता है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई यादव परिवार अगर वोट कर रहा है, वोटर या बीजेपी की तरफ आ रहा है, मोदी को वोट कर रहा है, तो या तो वो केवल नरेंद्र मोदी या फिर हिंदुत्व से प्रभावित हो। बिल्कुल, और कोई वजह नहीं है उसकी। लाभार्थी वाली कैटेगरी में वो बहुत कम आते भी हैं। आप उसमें जब जाएंगे, जब अगला शिफ्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि अनुसूचित जनजाति वाला, या पिछड़े में भी जो गैर यादव जातियां हैं वो लाभार्थी में ज्यादा शामिल होती हैं, यादव लाभार्थी में उनका हिस्सा कम है। ओके, ठीक है। विजय जी, देखिए, यादव वोट का टूटना यूपी में, यादव वोट का टूटना मैं उस तरह से नहीं देख रहा। एक तो हम कुछ ज्यादती करेंगे अगर यादव वोट को बहुत स्पेसिफाई करें। यादव वोट को वोटर के तौर पर वो केवल जो मुलायम सिंह फैमिली है उसके साथ ज़्यादा वोटर जा रहा है, और 69% वोट यदि समाजवादी पार्टी को मिल रहा है तो मैं उसे 80% मानता हूँ इन जनरल, जो खास तौर से मुलायम सिंह या जो फैमिली है उस पर वहाँ मिल रहा है। और 23% वोट, क्योंकि मोदी फैक्टर को आपको समझना पड़ेगा। मोदी फैक्टर ने पिछले 2 चुनावों में जो कास्ट सिस्टम था उसको ब्लर किया है, जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है। अब अच्छी बात तो राहुल जी से पूछिएगा आप, लेकिन ये बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको फैक्टर को ब्लर किया। तो सभी जातियां मोदी फैक्टर पर, मोदी की योजनाओं पर, मोदी के काम पर, या जो भी उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है उसमें वोट दे रही हैं। तो उसको आप ये कहना कि टूट गया, यादव वोट नहीं टूटा, वो तो सारी जातियों का वोट टूटा है ना। हाँ। आप अभी आगे चलेंगे तो सभी जातियों का वोट टूटा, तो वो मोदी फैक्टर उसमें इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है खासतौर से यूपी के नज़रिए से, वो दुर्भावना वाला, वो जो लोग यूपी में रहते हैं वो उसको समझ सकते हैं कि जब सरकारें बदलती हैं तो एक समाज पर जो सरकार किसी पार्टी या किसी विचारधारा की आई है वो कैसे दुर्व्यवहार करती है। वो दुर्व्यवहार योगी सरकार में नहीं हुआ है या कम हुआ है, तो उससे वो नाराजगी नहीं बनती। नहीं तो वो नाराजगी हो जाती है कि नहीं हम इनके दो खिलाफ। चीजें सर मैं इस पर और हम लोग बात स्पेसिफाई कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे और जाति समूह की बात करेंगे। आपने कहा जैसे केवल यादव की नहीं बात कर रहे हैं, हम दलित की भी बात करेंगे, उसके अलावा ओबीसी में अलग अलग जातियों की बात करेंगे, अपर कास्ट की भी बात करेंगे। देखिए, पहले तो हम ये बात सब जानते हैं कि 14 के बाद से बीजेपी का वोट जो है, खासकर यूपी की अभी बात करें तो यूपी में बहुत वोट बढ़ चुका है।
जी। सवाल यह है कि वो जो हायर वोट जो बीजेपी को मिलना शुरू हुआ है 14 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, 22 के चुनाव में, अब 24 तक आते आते उसमें किस किस जाति की या किस किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है, बढ़ी है। यादव वोट अगर 20% बढ़ा है तो क्या दलित वोट उतना ही बढ़ा है या उससे कम ज्यादा बढ़ा है, या वैश्य वोट जो है उतना ही बढ़ा है या कम ज्यादा बढ़ा। तो हमको इससे यह अंदाजा लगेगा कि किस कास्ट के अंदर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ी है या किसी में कम बढ़ी है। इसको हम कैसे इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। जैसे मैं दलित वोट की बात करता हूं आपके सामने, दलित वोट का हमारा जो सर्वे है वो ये बताता है कि ये एनडीए को 29%, 29% मिल सकता है, इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5%, मायावती अलग है इंडिया गठबंधन से, उनको 65% ये वोट जा सकता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं जाटव वोट, जाटव वोट, दलित में भी स्पेसिफिकली मायावती का जो जाटव वोटर है उसकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। जैसे यादव वोट था खास अखिलेश यादव के लिए, वो उनको 69% मिलता था, जाटव वोट मायावती को मिलता है 65%, यानी ये 4% और टूटता है नरेंद्र मोदी के नाम पर। यहां पर फेविकॉल उससे भी कम है, यादव वोट से भी कम है। तो थोड़ा सा और अगर स्पेसिफाई करें तो उत्तर प्रदेश में यादव और जाटव ये करीब करीब 9% होते हैं, तो 18% हो जाते हैं। तो इनकी संख्या जब परसेंटेज में 30%, 40% बढ़ती है तो दूसरी जातियों की बनिस्बत बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, किसी एक जाति का प्रभाव उसकी अपनी जो भी उसका अनुपात है संख्या में, उससे ज्यादा कैसे हो जाता है, अब ये भी समझने वाली बात है। जैसे यादव वोटर को यह पता है कि मैं अखिलेश यादव के लिए अगर वोट करता हूं या उनके परिवार में उम्मीदवारों के लिए वोट करता हूं तो मैं एक साथ जाकर के वोट करता हूं। एन ब्लॉक, बड़े लोग जीते, एन ब्लॉक वोट करते हैं, तो उससे बड़ा नेता जीतता है, बड़ा नेता जीतता है तो उनको लगता है कि हमको कुछ मिलेगा। तो इसीलिए यादव वोट जो है वो पूरी तरीके से शिफ्ट होता रहा या चिपका रहा अखिलेश यादव या सपा के साथ। दलित में आप देखेंगे जो जाटव वोटर है, जो जाति मायावती जी की है, जो उनकी कास्ट है, वो मायावती जी को चिपक करके वोट करता रहा अभी तक। अब वो 65% वोट करता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर नॉन जाटव दलित यानी जाटव को छोड़कर बाकी जो लोग दलित समुदाय में आते हैं तो वो मायावती की तरफ 40% जाते हैं। जाटव वोट जा रहा है 65%, नॉन जाटव दलित जा रहा है ओनली 40%। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अपील उतनी और कम हो जाती है। और नॉन जाटव पर तो भारतीय जनता पार्टी ने 2012-13 में जब अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने महासचिव के तौर पे, तो उन्होंने उस पर बहुत बड़ा काम किया है और उसी समय से नॉन जाटव वोट वहाँ पर आया। और जो जाटव वोट है उसमें दो चीज़ें मैं मानता हूँ, एक तो मायावती जी जिस तरह से इनएक्टिव हुई हैं ऑफिशियली पॉलिटिकल तरीके से, उसका भी एक बड़ा असर पड़ा है। और दूसरी बात, नॉन जाटव के बाद जाटव वोट भी इसीलिए आगे बढ़ा। वही वाली बात है जो दुर्भावना वाली बात आप कर रहे थे कि उस तरह का असर, एक सेफ्टी, देखिए जो जाति वोट है वो किस लिए जाता है, एक तो पहचान के लिए जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जाता है कि भाई हमारा नेता रहेगा तो हमारी जाति का जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी, हमारे अफसर बने रहेंगे, उनका ट्रांसफर नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा, पुलिस थाने में, हाँ वो बर्ताव इस सरकार में, जो योगी सरकार वहां रही, उसमें उस तरह से नहीं दिखाई। तो पहले ही कोई ऐसा खास भेदभाव नहीं हो रहा, खास भेदभाव नहीं हो रहा, तो इसलिए उस वोट को शिफ्ट होने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। वही कारण है जाटव वोट में खासतौर से मायावती जी जिस तरह से इनएक्टिव हुई हैं, मतलब एक्टिव नहीं है पूरी तरह से, उसका असर वहां दिखाई देता है। और नॉन जाटव वोट तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत से खास तौर से निकाला। अच्छा, अभी शांतनु, अभी तक हमने यादव वोट की बात की, नॉन जाटव वोट की बात की, गैर जाटव दलित की बात की, मैं अपर कास्ट वोट पर हूं। उससे पहले दोनों जो प्रिंसिपल ओपोनेंट हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों अपना जाति का कार्ड निकाले घूम रहे हैं। वो राहुल गांधी तो जगह जगह पत्रकारों से उनकी जाति पूछ रहे हैं, कौन सी जाति से हो तुम, तुम्हारा कैमरामैन कौन सी जाति का है, तुम्हारे मालिक कौन सी जाति का है। वो दूसरे वाले पीडीए की गाड़ी लेकर के चले हुए हैं। उस रोशनी से अगर देखें कि जाति की आइडेंटिफिकेशन को अंडरलाइन करने वाले दो नेता ऑलरेडी हैं, वो जाति तब भी हमको क्यों दिख रहा है शिफ्ट हो रही है। देखिए, मैं उसी बात को फिर से दूसरे तरीके से दोहराऊंगा कि वोटर वोट करता क्यों है। जब हम नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं तो वो एक विजन दे रहे हैं, खैर वो इनकम्बेंट भी हैं तो बताएंगे भी उन्होंने क्या क्या काम किया है, आगे का विजन दे रहे हैं। और राहुल गांधी हमें हर या तो कास्ट सेंसस की बात करते हुए दिख रहे हैं या जाति पूछते जा रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। और उनको बड़ा धक्का भी लगा, नीतीश कुमार जिसको वो जाति सेंसस का एक बिल्कुल ट्रम्प कार्ड लेके चल रहे थे, वही उनके पाले से चले गए। और आज का जनता, आप कहते हैं युवा दो नेता हैं, युवाओं से जाति की बात अगर आप अटैच करें तो एक युवा नहीं समझता, उसको वो सोचता है भाई आप हाईवे की बात करें, आप इंटरनेट की बात करें, आप जॉब की बात करें, आप यूनिकॉर्न की बात करें, तो यहाँ पे कास्ट लाइन ब्लर हो रही है। लेकिन जब आप दिखाते हैं कि मायावती इतना डॉर्मेंट होने के बाद भी 65% वोट है, तो ये इस बात को स्थापित फिर से करता है कि जाति अभी चिपकी हुई है, जाति चिपकी हुई है। आप इतना बिल्कुल सुषुप्त होने के बाद, हमने मायावती को किसी भाषण में नहीं देखा बहुत समय से, तब भी वो 65% वोट जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तब का उनका चिपका हुआ। आजकल तो जाति की स्टिकनेस है अभी भी,
यहाँ पे हमें दिख रही है। नहीं, आप जब लोगों से बात करते हैं तो आपको उनकी बातों में, उनके कंसर्न्स में जाति कितनी बड़ी चीज नजर देखिए, आती है? ऐसे हम लोग जब जाते हैं, जिस तरह के वस्त्र हम लोगों की पहचान भी होती है, तो जाति की बात नहीं निकल के आती है। आप उनके लंबे समय से रहेंगे, जब आप देखेंगे कौन किसके घर में खाना खा रहा है, किसके घर में शादी हो रही है, जिसे हम कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है नहीं है, वो अर्बन, जितना आप उत्तर प्रदेश में भी अर्बन आएंगे तो होगी, लेकिन रूरल में अभी भी वो स्टिकीनेस है जाति की। लेकिन क्योंकि लाभार्थी, देखिए जितने भी लाभार्थी वाले हमारी पॉलिसी हैं, वो निचली जाति को काम आती है, क्योंकि वही नॉर्मली जो निचली जाति है उसका का इकोनॉमिक स्टेटस कम है, उसी के घर में टॉयलेट नहीं था, उसी का घर नहीं था, उसी के घर में चूल्हा नहीं था, उसी की पेंशन नहीं आती थी, तो वो उसे लाभ भी दिखता है। तो जहाँ पे कास्ट के बड़े छतरप नहीं है, वहाँ पे जाति एकदम से टूटती है और वो लाभार्थी बन के वोट करती है। लेकिन हाँ, हर्षवर्धन जी की बात ठीक थी, क्योंकि यादव एक प्रबल जाति थी, वो वैसे भी लाभ बहुत सारे नहीं लेती थी, वो अपने धंधों में लगी है, वो नौकरियों में लगी है, तो नहीं, लेकिन जितनी छोटी जाति है उसको लाभ की जरूरत जहाँ भी पड़ती है और लाभ अच्छे से मिल रहा है। जो हम कहते थे पहले भी 1 रुपए चलता कमजोर था, जाति 15 नहीं है पैसे ना, आता था, वो उनके पास लाभ पहुंच रहा है, तो वहां पे वो ब्लर हो रही है जाति। अच्छा, आप देखिए, अब जो सो कॉल्ड सवर्ण जातियां होती हैं या जिनको हम कहते हैं अगड़ी जातियां, वो उनका वोटिंग पैटर्न क्या दिखाई हमको देता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे आप नहा कीजिए, यादवों को बदनाम किया जाता है कि वो केवल एक मुश्त वोट करते हैं, या जाटा वोटर के लिए आप कहें कि ये तो सिर्फ मायावती को वोट करते हैं। जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है हमें अपर कास्ट वोट का बीजेपी के लिए, वो भी बिल्कुल एक तरफा है, और ये अभी से नहीं है, ये भी सालों से, और शायद ये ट्रेंड और मजबूत होता जा रहा है और पुख्ता होता जा रहा है।